हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिंदी के क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि जो वर्णमाला है हम उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। देखा हो कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन करे थे और आज मैं और क्वेश्चन लेकर आई हूँ। किसके हैं? ये भी वर्णमाला के ही हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाए? ऑप्शन नंबर ए स्वर, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला, ऑप्शन नंबर डी ध्वनिया। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा होगा हमारा? क्या बोला है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, उनको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। आगे देखें, आगे क्या है, आगे कुछ इनके बारे में जानकारी है। देखें, ये कह रहे जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसके कुछ अन्य विकल्प हैं। देखो, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिसे ए ई और उ ए औ कहते हैं। ठीक, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियां मुंह के विभिन्न हिस्सों या उच्चारण स्थान से जो वर्ण या वर्णों के समूह उच्चारित होते हैं उन्हें ध्वनियां कहा जाता है। ध्वनि दो तरह की होती हैं, सार्थक और निरर्थक। याद रखना, ध्वनि कै तरह की होती है? दो तरह की होती है, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है वो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित क्या निम्न में से दंतीय ध्वनि है? बताइए कि निम्न में से कौन सी दंतीय ध्वनि है जो दंतीय से बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ख है, ऑप्शन नंबर बी हमारा च है, ऑप्शन नंबर सी हमारा न है और ऑप्शन नंबर डी हमारा फ है। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या होगा? न। ये क्या है? हमारे दंतीय है। इसे हम क्या दंतीय है या फिर इसे हम क्या नासिक्य भी बोलते हैं। और अब पता है कि कितने शब्द होते हैं जो जिन्हें दंतीय कहते हैं और जो मतलब नासिक्य से बोले जाते हैं? तो ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। याद रखना, कितने होते हैं ये हमारे 5 होते हैं। ठीक है, तो आगे देखें, आगे क्या है, आगे जानकारी देते इसके बारे में। ये देखें, अब यहाँ पर है क्या महत्वपूर्ण बिंदु, सॉरी क्या है ये, यहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात करें इसकी महत्वपूर्ण बिंदु की। देखें, कह रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु, ये कह रहा है दंतीय ल तय वर्ग और तय थ ध द और न ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। इन वर्णों को दंतीय कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा दांत से लगती है, यानी कि जब इनका उच्चारण करते हैं हम तो जीभ जो है हमारी किससे? दांत से टकराकर आती है। किससे? दांत से टकराती है जब हम इनको बोलते हैं। किसको? दंतीय को। ठीक, कितने होते हैं हमारे ये? अगर हम दंतीय की बात करें, इनको दंतीय बोलते हैं या फिर दंत बोलते हैं? क्या? दंत। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है अन्य विकल्प। ख कंठ ध्वनि है। ख क्या है? एक ये कंठ ध्वनि है। कंठ है ए आ और कै वर्ग। देखो, कै वर्ग में कै ख घ घ और ड, ये हमारे कै वर्ग में आते हैं और है भी हमारा इसी में आता है। तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठीय कहा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा कंठ का स्पर्श करती है। च तालव्य ध्वनि है। च कैसी है? एक तालव्य ध्वनि है। ठीक है, याद रखे कैसी? च कैसी? तालव्य ध्वनि है। ठीक है, विसर्ग, विसर्ग की बताई मैंने, विसर्ग हमारा ये होता है। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? ये भी हमारा कंठ से बोला जाता है। आगे देखें और देखो यहाँ पर इसके बारे में और जानकारी। इसे देखें, कह रहे हैं कि तालव्य इन ई बड़ी ई वर्ग च वर्ग, च वर्ग में ये आते हैं च छ झ झ अय्या
और य तथा स का उच्चारण स्थान तालु से है। किससे होता है? तालु से। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा मुख के ऊपरी चिकने भाग तालु का स्पर्श करती है। अब देखिए आगे, फै ओष्ठीय ध्वनियां कि जो फै पहला ये क्या है? ओष्ठीय ध्वनियां। ओष्ठीय में देखो छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा पैवर पै फै भै भै और मैं तथा क्या ऊष्मीय ऊष्मीय ओ क्या तथा उपधमनीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन वर्णों का ओष्ठ्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं। किसके? ओष्ठ के। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? क्या कौन सा वर्ण इनमें से अघोष है? अघोष बताना। निम्न में से कौन सा वर्ण क्या है? क्या अघोष है? अब देखो, ऑप्शन नंबर ए च, ऑप्शन नंबर बी झ, ऑप्शन नंबर सी क्या झ, ऑप्शन नंबर डी क्या ड। तो बताओ इसमें से क्या पूछा है कि घोष। घोष क्या है? जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा च। क्या होगा? च। अब देखो घोष ये क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? हमारा च। ठीक है, आगे बात करें। अब देखें, आगे देखते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हें देखते हैं। देखो, महत्वपूर्ण बिंदु है कि घोष व्यंजन। घोष व्यंजन किसे कहते हैं? देखो, घोष व्यंजन किसे कहते हैं उन्हें देखते हैं। किसे कहते हैं घोष? देखो, कह रहे हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों में श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन हुई करती हुई निकलती है, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, जैसे कै ख च छ ट ठ त थ फ फ। ये क्या है? ये हमारे अघोष है। क्या है? अघोष। अब देखें अन्य विकल्प। घोष, घोष किसे कहते हैं? देखो, व्यंजन घोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, जैसे ग घ ड ज छ ज झ अय्या ड ढ और अण। अण ये क्या होते हैं? हमारे घोष होते हैं। अब देखो, ये नहीं र ल व और है, ये व्यंजन तथा सभी स्वर हैं। सभी क्या होते हैं? स्वर। व्यंजन भी और ये स्वर। आगे बात करते हैं। देखें क्या है, आगे बात करें हम। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि हस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? जो हस्व हैं और दीर्घ है इसमें से वो किसके प्रकार हैं? देखो, किसके? स्वर के हैं, व्यंजन के हैं, वर्णमाला के हैं या संयुक्त व्यंजन के? बताइए किसके हैं? तो हस्व और दीर्घ किसके हैं? ये हमारे स्वर के हैं। तो देखो, स्वर के कितने प्रकार होते हैं बताए थे मैंने? 3। एक तो हमारा हस्व हो गया, ठीक, हस्व हो गया, और दूसरा हमारा दीर्घ हो गया, ठीक, और तीसरा हमारा क्या होगा? पुलुप्त हो गया। क्या? पुलुप्त। तो ये हमारे इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार होते हैं। किसके? स्वर के। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, अब इसके यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये देखो, कह रहे हैं स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? क्या होते हैं? 11। हिंदी भाषा में क्या मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? 11, जो कि यहाँ पर ये लिखे हैं। ठीक है, देख लेना यहाँ पर हमारे कितने? 11 स्वर लिखे हैं। मूल भाषा में अगर पूछा जाए कि मूल भाषा में स्वर कितने हैं, तो हमारे कितने स्वर होंगे? 11। ठीक, अगर पूछा जाए मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, तो कितने बताओगे? 10, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एक ही मात्रा होती है, ये ए जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक, अब देखो आगे, अब देखते हस्व स्वर।
जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, ए, ई, उ और रै से ऋषि। कितने होते हैं? ये 4। देखिए दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। देखो आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये होते हैं हमारे कितने? 7। कितने होते हैं? 7। ठीक है, क्या? दीर्घ स्वर। आगे बात करते हैं, हम देखें यहाँ पर बात करें, आगे है कुछ क्या इसके अन्य विकल्प। देखें अन्य विकल्प क्या है? व्यंजन, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक असमान व्यंजनों के, क्या? असमान व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। ये 6 छत्रिय, 33 ज्ञानी और श्रेयसाल्मिक। तो ये क्या है? ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? याद रखना, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, वो देखें। क्वेश्चन नंबर है हमारा कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? क्या बताना है हमें? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ये, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पे, ऑप्शन नंबर सी है हमारा से, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टैप। तो बताइए इनमें से हमारा ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी होगा। सी जो है, से जो है, ये हमारा ऊष्मीय व्यंजन है। क्या है? ऊष्मीय, ये हमारा ऊष्मीय व्यंजन है। कौन सा? से। ठीक है, आगे बात करें तो देखें अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे इसमें। हाँ, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये देखते हैं और अन्य विकल्प हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है तथा बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? से और है। याद रखना किन से होती है? 4 होती है। किसकी संख्या? ऊष्म व्यंजनों की संख्या। ठीक, आगे बात करते हैं अन्य विकल्प। मूर्धा, रैसे ऋषि, रे, टे, टैवर्क, टे, ठे, ढे, ढे और अय्या। रे और से का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। अंतस्त्य व्यंजन, उन व्यंजनों को अंतस्त्य व्यंजन कहते हैं जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के स्पर्श सटने की वजह से होता है। अंतस्त्य व्यंजन 4 हैं, ये, रे, ले, वे, ओष्ठ, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पै वर्ग, पै, फै, भै, भै और मैं तथा उपधमनिया का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन वर्णों को ओष्ठ्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा के संयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं। ठीक है, क्या? दोनों होठ किस पर मिल जाते हैं? परस्पर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहे हैं कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जो वर्ण है उनके समुदाय को क्या कहा जाता है? तो ये तो आप सबको पता होगा क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला, ऑप्शन नंबर बी स्वर नाम, ऑप्शन नंबर सी अक्षर, ऑप्शन नंबर डी क्रिया। तो इसमें क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या कहता है? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला, या फिर हम ऐसे बोल दें कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं कुछ, देखिए इसके कुछ अन्य विकल्प वो देखते हैं। सर्वनाम की बात करें, देखो वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तथा उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता होने पर भी बाद के वाक्यों में उसका प्रयोग नहीं करते, उसके स्थान पर वह उसका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया की बात करें, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि, ये सब क्या? क्रिया। अक्षर की बात करें, वह दुहेनी या
ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है अक्षर कहलाता है। ऐसे जैसे ए, आ, कै, खे, घ आदि, ये क्या होते हैं हमारे अक्षर। आगे बात करें किसकी, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बोल रहे हैं कि निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो इनमें से बताओ कि इनमें से तालव्य ध्वनि हमारी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ट, ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर क्या है से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ये कैसे तालव्य ध्वनि है। आगे बात करते हैं, देखें अब देखें इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तालव्य ध्वनि जिस ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य कहते हैं। छोटी ई बड़ी ई स्वर है, च, छ, झ, ज, ण, स, ये एक व्यंजन है। अन्य विकल्प ट मूर्धन्य ध्वनि, इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण मूर्धा से होता है। ट, ठ, ढ, ढ, ढ और र और स, ये क्या है हमारा मूर्धन्य। प ओष्ठीय ध्वनि जो ध्वनियां होठों से के स्पर्श से उत्पन्न होती हैं उन्हें ओष्ठीय ध्वनि कहते हैं। प, फ, भ और मैं, ये क्या है हमारे ओष्ठीय ध्वनि। आगे है कै कंठ ध्वनि, कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठ्य कहा जाता है। ए, आ और कै वर्ग में हमारे ये आते हैं कै, खे, घ, घ, ड, ए और है तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ स्थान पर होता है। क्या उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है या फिर कंठ्या होता है। आगे बात करते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखें कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष वर्ण बताना, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा कै, ऑप्शन नंबर बी घ, ऑप्शन नंबर सी घ, ऑप्शन नंबर जी जय। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, कै। तो ये क्या है हमारा अघोष, क्या है ये हमारा अघोष है। ठीक है, देखे अब इसके आगे बाद में देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखें। ये देखें कह रहे हैं अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वतंत्रियों से कंपन करती हुई निकलती है उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि होता है, जैसे कै, ख, छ, छ, ट, ठ, ध, ट, प, फ, ये हमारे क्या अघोष है। अन्य विकल्प ग, घ तथा जय घोष और सघोष व्यंजन है। घोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, जैसे ये होते हैं ग, घ, ड, झ, झ, अञ, ड, ढ और अण, ये सब कहते हैं। और ये र, ल, व है, ये व्यंजन तथा सभी स्वर हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये देखें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द र की मात्रा का उपयोग करते हैं। इसकी मात्रा का र का, अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्रिया, ऑप्शन नंबर बी वर्षा, ऑप्शन नंबर सी रिपु, ऑप्शन नंबर सी हमारा डी क्या है दृष्टि। क्या है दृष्टि, तो बताइए इसमें पूछा है कि र का जो र ऋषि होता है की मात्रा का उपयोग हुआ है, किसमें हुआ है र के ऋषि का मात्रा का प्रयोग, बताइए। तो इसमें हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, दृष्टि में हमारा इसमें किसका र की मात्रा का उपयोग हुआ है, जो ऐसे करके होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये र से ऋषि की ही मात्रा होती है। आगे देखें, देखो यहाँ पर दे रखा है कि दृष्टि शब्द में र की मात्रा का उपयोग हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु, मात्रा जब स्वर व्यंजन से मिलते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। इस बदलने हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि
वर्णों के कितने भेद होते हैं? किसके? वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर सी 8। तो बताइए कितने होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमारा सी होगा। तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। देखें आगे, अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य अक्षर या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। क्या? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जिसे 11 है ए, आ, ई, उ, रैसे ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ है। तो कितनी है वर्णमाला में स्वरों की संख्या? 11 हिंदी में। अब देखें आगे, व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन ऐसे मिलकर पूर्णतः उच्चारित होता है। उसमें उसमें से ए को निकाल देने से उसका स्वरूप हलंत के साथ हो जाता है, जैसे कै, ख, घ और घ आदि। ये यहाँ पर इसके नीचे हलंत, तो इसका मतलब ये शब्द क्या है? आधा हो जाता है। कैसा? हलंत लगाने से शब्द आधा हो जाता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि ख, कै, ख, घ, घ और ड ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कंठ के, ऑप्शन नंबर बी तालु के, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा के, ऑप्शन नंबर डी किसके? दंत के। तो ये हमारी जो आती है ये आती है हमारे कंठ के अंदर। किसके? कंठ के अंदर। कंठ बोलते हैं या फिर इनको हम कंठिया बोल देते हैं। आगे बात करते हैं, देखें यहाँ पर है कि कै, ख, घ, घ कंठ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? कंठ के अंदर आती है या कंठिया के? महत्वपूर्ण बिंदु, कंठ ए आ कै वर्ग है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठिया कहा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा कंठ का स्पर्श करती है। अन्य विकल्प तालु में छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग आते हैं। यह और से का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। अब मूर्धा में रैसरिसी और ट वर्ग वाले आते हैं और रै आते हैं और से का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धा का स्पर्श करती है। दंतीय लय तय वर्ग वाले लय और से का उच्चारण स्थान दंत्य है। इन वर्णों को दंत्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा दांतों से मिलती है। कैसे मिलती है? दांतों से मिलती है। आगे बात करते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सै ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सै ध्वनि बतानी है कि सै ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। देखो ऑप्शन नंबर ए लुंठित स्वर है क्या ये? ऑप्शन नंबर बी है सैघोष वर्ण है ये क्या? ऑप्शन नंबर सी है मूर्धन्य है क्या? ऑप्शन नंबर डी है कि संयुक्त वर्ण है। तो बताइए क्या है ये? तो देखो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी होगा। ये जो है हमारा मूर्धन्य है। क्या है? ये हमारा मूर्धन्य। ये जो आता है किसके अंतर्गत आता है? मूर्धन्य को। और मूर्धन्य में हमारे में क्या क्या आते हैं? इसमें जो आता है इसमें हमारे ट वर्ग आते हैं। क्या आते हैं? इसमें हमारे ट वर्ग भी आते हैं। और क्या क्या आता है इसमें? ट वर्ग आते हैं। और एक ये वाला से भी हो गया। और क्या होता है इसमें? और हमारा इसमें रैसे ऋषि जो है ये भी इसमें आता है ट वर्ग के अंतर्गत। किसके? ट वर्ग में ये सब आते हैं। देखो आगे बात करते हैं। आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखते हैं। देखें महत्वपूर्ण बिंदु, मूर्धन्य रैसे ऋषि रे ट वर्ग आते बताए मैंने। रे और से ये भी आता का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। अन्य विकल्प, लुंठित स्वर जिसके उच्चारण में जीव तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे रे लुंठित स्वर है। सैघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह सैघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण
वर्ण घोष ध्वनि होता है, जैसे कै, खे, गे, घे, डे, जय। ये सब क्या है हमारे यहाँ तक क्या, तीसरा और चौथा और पांचवें व्यंजन, जिसके किसके अंतर्गत आते हैं, ये घोष, जिन्हें हम घोष कहते हैं। आगे बात करें संयुक्त व्यंजन, चार होते हैं हमारे, छह, छत्रे, त्रय, ज्ञ और श्रय को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखें। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि जो ये ज्ञ है, ज्ञ है या फिर इसे बोलते हैं ज्ञ ज्ञानी, तो ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, ज्ञ। इसको हम कैसे, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, ऐसे, किसका, इसे। ठीक है, तो ये ज्ञ, ये पूछ रहे किसके अंतर्गत आती है, ए अनुनासिक के अंतर्गत, बी घोष के अंतर्गत, सी संयुक्त वर्ण के अंदर, और डी है हमारा मूर्धन्य। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आती है, ये आएगी हमारे ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण के अंदर। किसके, संयुक्त वर्ण के अंदर। देखिए आगे बात करते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बिंदु, देखो संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, चार, छह, छत्रे, तैंतीस और ज्ञ और श्रय को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं। ठीक है, योग से बनते हैं। अन्य विकल्प अनुनासिक स्वर, क्या, अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 अनुनासिक व्यंजन है जिनको क्या पंचम अक्षर भी बोलते हैं। ये पांचों जो हैं ये हमारे क्या है, अनुनासिक भी हैं, या फिर इन्हें नासिका भी बोला जाता है। देखो घोष, घोष किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, जिसे क्या, वर्ण घोष ध्वनि होता है। अब देखो कौन कौन सा बताए, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा लिखा है, ये देख लेना। ठीक है, ये क्या है हमारा घोष है। अब देखो मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं, ये ट वर्ग आता है, रे, और क्या आता है, रे और से का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को क्या, मूर्धन्य भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, कह रहा है कि प्रकार के व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कितने प्रकार के, देखें ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के। तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं ये, तो ये होते हैं व्यंजन हमारे 5 प्रकार के। कितने के, 5 प्रकार के। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के, 5। अब देखें आगे, यहाँ पर दे रखे हैं कौन कौन से होते हैं पांचों, ये बताती हूँ मैं। देखो महत्वपूर्ण बिंदु, देखो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थित व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य स्थित हो उसे अंतस्थित व्यंजन कहते हैं। यह, रे, ले, व में अंतस्थित व्यंजन है। किसमें, अंतस्थित व्यंजन है। किस किस में, यह, रे, ले, व, ये क्या है, अंतस्थित व्यंजन है। आगे देखें ऊष्मीय व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयव से रगड़कर खाते हुए निकलती है, इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहलाती है। से और है। आगात व्यंजन, आगात व्यंजन वे व्यंजन है जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से आए हैं, जिसे जय और क्या, जय और फे या फिर दूसरी भाषा, इन्हें आगत भी बोला जाता है। कि आगत व्यंजन जिनके नीचे क्या, नुक्ता लगा होता है। बात करते हैं जिसके पीछे यहाँ पर ये नुक्ता लगाता है। देखो देखो यहाँ पर भी ये लग रहा है, इन पे नुक्ता ये लग रहा है, तो इन्हें आगत स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं किसकी, संयुक्त व्यंजन। देखो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं। आगे बात करें अब, देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, कह रहा है हिंदी वर्णों के प्रकार। हिंदी वर्णों के प्रकार कितने होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर डी
3। तो बताओ कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी होगा। तो हिंदी में वर्णों के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। याद रखना कितने होते हैं, 2। देखें आगे कौन कौन से होते हैं वो पता होगी। स्वर और व्यंजन 2 ही तो होते हैं हिंदी के। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु ये कह रहा है, स्वर वर्ण जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने से फेफड़ों से उठी हुई प्राण वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है उसे स्वर ध्वनियां कहते हैं। सामान्यतः मुख्य से स्वतः उच्चारित ध्वनि की ही स्वर कहलाती है। हिंदी में 11 स्वर ध्वनियां होती हैं। कितनी होती हैं, 11। ये लिख रही यहाँ पर 11 की 11 स्वर ध्वनियां, ठीक है, ये देख लेना। आगे है व्यंजन वर्ण। जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई प्राण वायु मुख्य से किसी रुकावट बाधा या किसी संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती है तब वह ध्वनि व्यंजन कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि व्यंजन कहलाती है। आगे बात करें तो देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हिंदी का ठ ध्वनि है। हिंदी का ठ जो है ठ, ये किसकी ध्वनि है, ये किसकी ध्वनि है, हिंदी का ध्वनि किसकी है। देखो ऑप्शन नंबर 1 कंठ्य, ऑप्शन नंबर तालव्य, ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ्य। तो ये किसकी है, ये ट जो है ये हमारी मूर्धन्य की है। किसकी है, मूर्धन्य। जो ट वर्ग के सारे वर्ग हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं या मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखें तो यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण क्या दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं। देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु वो देखें। मूर्धन्य र ट वर्ग के अंतर्गत र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांत के साथ दांत वाले खुरदरे भाग मूर्धा का स्पर्श करती है। अन्य विकल्प कंठ ए आ और कैवर्ग थ तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठ्य कहा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा कंठ का स्पर्श करती है। और देखें तालव्य ई और ई, छोटी ई बड़ी और चैवर्ग यह और से का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा मुख के ऊपरी चिकने भाग तालु का स्पर्श करती है। ओष्ठ्य उ तथा पैवर्ग तथा उप ध्वनिया का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। इनके उच्चारण में जीवा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखें। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कि स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो ये किसके अंतर्गत था, कौन सी इनमें चारों ऑप्शन में से बताना है कि स्पर्श व्यंजन और कंठ्य ध्वनि और अघोष और महाप्राण, तो किस इन चारों में कौन सा शब्द आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा आएगा। तो इसमें से इन सब के अंतर्गत आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ग। क्या आएगा, ख जो आएगा वो इन सब के अंतर्गत आएगा। आगे देखें इनके बारे में कुछ जानकारी वो देखते हैं, इनके कुछ पॉइंट है। अब देखो स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन है। कंठ्य ए आ और कैवर्ग है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ्य है। कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठ्य कहा जाता है। अघोष देखें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वतंत्रियों से कंपन करती हुई निकलती है उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। पंच वर्गों में ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन है जहां पर ये सब होते हैं, लिखे हैं। आगे देखते हैं हाँ, अब बात करते हैं आगे।
अब महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल किसी बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। पंच वर्गों में ये प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन महाप्राण है। महाप्राण होते हैं हमारे ये जो सब लिखे हुए ये देख लेना आप, आदि होते हैं। अन्य विकल्प देखो, कै स्पर्श व्यंजन कंठे ध्वनि और कंठे ध्वनि घोष और अल्पप्राण ध्वनि है। ग जो है ये स्पर्श व्यंजन है, कंठे ध्वनि है, सघोष है और अल्पप्राण ध्वनि है। और घ जो है स्पर्श व्यंजन है, कंठे ध्वनि है, घोष है, सघोष है और महाप्राण है। कौन सा? घ। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो देखें। ये कह रहा है दंतोष्टीय ध्वनि कौन सी है, इनमें से दंतोष्टीय ध्वनि बताती है, बतानी है कौन सी है, कौन सी दंतोष्टीय। तो देखो ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी फ, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी र। तो इसमें बताओ कि दंतोष्टीय कौन सी है, कौन सी होगी इसमें दंतोष्टीय। तो दंतोष्टीय होगी हमारी इसमें ब। क्या होगी? ब। तो ब जो है ये किस किस से मिलकर बनता है? दंतोष्टीय से, दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर बनता है। किससे? ये जो ब है ये हमारा किस किस में आता है? ये दंत और प्लस किससे? ओष्ठ से मिलकर बनता है। याद रखें, किससे? ओष्ठ से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखें इनके बारे में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखें। महत्वपूर्ण बिंदु, दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है तथा इसे दंतोष्टीय कहा जाता है। इसके उच्चारण के समय जीवा दांतों में लगती है और होठ भी कुछ मुड़ते हैं। अन्य विकल्प फ ओष्ठीय ध्वनि, ओष्ठीयन उ, छोटा उ, बड़ा उ तथा पै वर्ग तथा उपध्वनिया का उच्चारण स्थान होठ ओष्ठ है। इन वर्णों को ओष्ठीय कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिलते हैं। यह जो है तालव्य ध्वनि है। यह क्या है? एक तालव्य ध्वनि है। आगे बात करते हैं, तालव्य ई और च वर्ग वाले ये सब तालव्य में आते हैं। यह और स का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। र मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य र ट प। ट वर्ग वाले ये सब मूर्धन्य में आते हैं। ये र और स का उच्चारण स्थान मूर्ध है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा का ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग को मूर्धा का स्पर्श करती है। किसका? मूर्धा का स्पर्श करती है। आगे देखें, अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या करता है, क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वो संयुक्त ध्वनि होगी, ऑप्शन नंबर बी युग्म ध्वनि होगी, ऑप्शन नंबर सी होगा संपृक्त ध्वनि होगी, ऑप्शन नंबर डी होगा पार्शिपिक ध्वनि होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो होगी एक युग्म ध्वनि होगी। ठीक है, क्या होगी? युग्मक ध्वनि होगी। आगे देखें इसके बारे में कुछ। ये कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वे युग्मक ध्वनियां कहलाती है। महत्वपूर्ण बिंदु, युग्मक ध्वनि जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब यह युग्मक ध्वनि कहलाती है। उदाहरण क्या है? अक्षुण या अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि। अन्य विकल्प, संयुक्त ध्वनि दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं। उदाहरण प्राण, कलांत, प्रकर्ष आदि। संयुक्त ध्वनियां अधिकतर तत्सम शब्दों में पाई जाती है। संप्रकृत ध्वनि एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ती है तब यह संप्रकृत ध्वनि कहलाती है। उदाहरण कंबल, यहाँ एक ब ध्वनि के साथ में ध्वनि संयुक्त जुड़ी है। आगे बात करें, अब देखें आगे। इसमें है हमारा क्या
कह रहा है कंठ तालव्य स्वर कौन सा है, तो इसमें हमारे क्या कंठ तालव्य, जो कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं वो क्या, देखो ऑप्शन नंबर ए छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऑप्शन नंबर बी है रे और से, ऑप्शन नंबर बी है ए और आई, ऑप्शन नंबर डी है ए या आ। तो बताओ इसमें जो मतलब पूछा है कंठ तालव्य, जो मतलब कंठ, कंठ प्लस किससे मिलकर, तालु से मिलकर बोले जाते हैं, किससे मिलकर, तालु से। तो ये जो बोले जाते हैं ये हमारे होंगे बी। ये दोनों ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोनों हमारे किससे, कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ये मिलाकर इन्हें कंठ तालव्य बोला जाता है। आगे बात करें, देखें आगे इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके, वो देखें कि कंठ तालव्य में वे ध्वनियां जिनका उच्चारण कंठ तथा तालु के सहयोग से होता है। अन्य विकल्प ओष्ठ्य उ और ओ पै वर्ग का तथा उक्त ध्वनियों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन वर्णों को ओष्ठ्य कहा जाता है, इन वर्णों को क्या कहा जाता है, ओष्ठ्य कहा जाता है। ए आ और कै वर्ग, कै खे घे ये सब है तथा विसर्ग, उच्चारण स्थान क्या, कंठ है। कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठ्य कहा जाता है। मूर्धन्य में टै वर्ग आता है, रे आता है, और रे और से का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। आगे बात करें किसकी, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखें, ये कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग क्या है, देखो ऑप्शन नंबर ए इसमें है क्या, कै छठ है, ऑप्शन नंबर बी ध चे ड, ऑप्शन नंबर सी मैं से ध, ऑप्शन नंबर डी ये द घ। तो बताइए क्या होगा, क्या पूछा इसने, महाप्राण। महाप्राण कौन सा होता है बताओ, महाप्राण जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, क्या महाप्राण कौन कौन से, तो महाप्राण में पता है आपको कौन कौन से आते हैं, इसमें दूसरा और चौथा वर्ग आता है, किसमें, दूसरा और चौथा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, ए। तो इसमें ख छ और ठ, तो दूसरा ये हमारे चौथे में आते हैं, तो ये क्या हमारे महाप्राण वाले वर्ग। आगे बात करें, देखो ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु, महाप्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में हकार क्या, हकार जैसी ध्वनियां विशेष रूप में निकलती हैं तथा श्वास भी निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। अन्य विकल्प अल्पप्राण जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास मुख से सीमित रूप से निकलती है तथा जिसमें हकार जैसी ध्वनियां नहीं होती उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। ठीक है, याद रखना कि अल्पप्राण का कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है ये हमारा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो मिलते हैं, इससे ज्यादा और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे हम। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।